वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सीबीएसई द्वारा दिए गए क्लास 12 के फिजिक्स में जो सैंपल पेपर है उसमें एक अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं दैट इज असर्शन एंड रीजन टाइप। सो इससे पहले की एक वीडियो में मैंने केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का बारे में डिटेल में बात किया है और जो सीबीएसई द्वारा क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व भी किया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे। असर्शन है आप कुछ कह रहे हैं, कोई बात आप अपने सामने रख रहे हैं, दैट इज असर्शन। फिर आप एक रीजन भी उसका दे रहे हैं कि भाई मैंने जो ये अनुमान लगाया है, मैंने ये जो सोचा है, ये इस रीजन के हिसाब से सोचा है। तो असर्शन को यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और रीजन को आपको आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप आगे के जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें जो ए वाला पार्ट है दैट इज असर्शन, वहां असर्शन भी लिखा रहेगा, साथ ही साथ आर दैट इज रीजन। अब आपको जो भी वहां पर असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दिए रहेंगे वो बेसिक स्टेटमेंट है आपके, ठीक है। उसमें से आपको ये जो चार ऑप्शन है, देखिए चार ऑप्शन ए बी सी डी, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है एज पर दी स्टेटमेंट्स गिवन। जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उसके आधार पे ये कौन से सही है। सो पहला जो आपका है दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आपको ए आपका आंसर तब होगा, ये आपका जो आंसर ए कब होगा अगर ये ए और आर दोनों सही स्टेटमेंट है और जो रीजन है उसका नाम ही रीजन है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस असर्शन का। अगर ऐसा होता है तो आपको ए चूज करना है। ओके, बी पे आते हैं। बी आपको कब चूज करना है? बी आपको तब चूज करना है अगर असर्शन रीजन आपस में सही स्टेटमेंट है, पर आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए कभी कभी हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है ऐसे चूज करने में। हम सोचते हैं भाई ए तो सही है, ए में जो बात कही गई है सही है, असर्शन में, रीजन में जो बात कही गई है सही है। हो सकता है दोनों बात इंडिपेंडेंटली सही है, पर जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो अपने में सही स्टेटमेंट है पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी असर्शन में कहा जा रहा है, जो भी चीजें बताई जा रही हैं, वो उस रीजन के कारण नहीं हो रही, उसका रीजन कुछ और हो सकता है, पर जो रीजन दिया है क्वेश्चन में वो नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये बी को चूज करेंगे, वेयर ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट। देखिए कैपिटल में नॉट इसीलिए यहां दिया हुआ है कि आप समझ सकें कि बी आपको कब चूज करना है, जब आपका जो ए और आर ट्रू है पर आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर भले करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब आते हैं सी और डी पे। ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है क्योंकि यह क्लियर स्टेटमेंट है। सी आपको कब चूज करना है? अगर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सीधे असर्शन दिया है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात कह रहा है, आर गलत स्टेटमेंट है, सही बात नहीं कह रहा। तो यहां ये सोचने की जरूरत नहीं है सी वाले के लिए कि वो उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा, वो गलत ही स्टेटमेंट है, खुद से गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट यहां पे आएगा ही नहीं। तो सी कब चूज करना है? अगर ए आपका सही स्टेटमेंट है और आर आपका एकदम गलत दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं डी पे। डी आपका कब चूज करना है? जब आपका ए और आर दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, उसमें सही बात नहीं कही हुई है, तब आप चूज करेंगे कि भाई ये हमारा डी ऑप्शन होगा। अगर आपका ए भी फॉल्स आर बी फॉल्स, दोनों ही गलत हो जाते हैं, दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपका ए बी सी डी। ए में ए आर दोनों ट्रू है और आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में ए आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी व्हेन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डी व्हेन ए इज फॉल्स एंड ऑल्सो आर इज फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, तब आपको चूज कर लेना है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सो चलिए अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज मैंने जो कुछ क्वेश्चंस में जो सीबीएसई ने दिए वो देखोगे
और साथ ही साथ खुद से एक दो क्वेश्चन मैंने भी लिए हैं, ठीक है, जस्ट टू आपका एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए कि भाई ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है असर्शन वाला, ये देखिए, ये पहला जो है आपका, ये कह रहा है कि ये असर्शन देखिए यहां लिखा हुआ है असर्शन ए, मतलब ये दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये रहा असर्शन का स्टेटमेंट और यहां रीजन के नीचे लिखा हुआ है ये रीजन का स्टेटमेंट। अब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना है, समझना और देखना है क्या आंसर इसका होगा। So in a non-uniform electric field, a dipole will have translatory as well as rotatory motion. अब ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ में आ जाता है जी ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ये फाइनाइट डिस्टेंस डाइपोल है, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है तो कहीं पर वीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कहीं स्ट्रांग कहीं वीक, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको भी पता है कि वहां पर आपके दोनों टाइप के मोशन होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस लगते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस लगाता है चार्ज के ऊपर, ठीक है, जो भी फोर्सेस लगाएगा वो आपका अलग अलग लगाएगा और अलग अलग पोजीशंस पे लगाएगा, क्योंकि फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है कहीं पर वीक है। तो जो फोर्स होता है आपका, जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगता है QE। अब ये E तो यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज वेरिंग। जब आप इस एरिया पर है तो ये E का वैल्यू ज्यादा है, जब आप वीक फील्ड पे पहुंच जाएंगे तो E का वैल्यू कम है, ठीक है। तो फोर्स तो लगेगा, पर फोर्स आपका अलग अलग लगता है, अलग अलग पोजीशंस पे लगता है, इसीलिए ट्रांसलेटरी भी होता है, रोटेटरी भी होता है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि हमारा A ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, जो हमारा A है ना वो ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम R रीजन पे आते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये अपने में एक सही बात कह रहा है कि नहीं, या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का दे रहा है कि नहीं। So in a non-uniform electric field, dipole experiences force as well as torque. ये बात भी सही है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कोई स्ट्रांग है, कहीं पर फील्ड स्ट्रांग है, कहीं पर फील्ड वीक है, अगर ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, दोनों लगता है। अब आप दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए। फोर्स लग रहा है मतलब ट्रांसलेटरी मोशन को ये सिंपल बता रहा है, और टॉर्क लग रहा है मतलब रोटेटरी मोशन को बता रहा है। तो यहां तो सीधे सीधे हमारे समझ में यही है कि आपका आंसर हो जाएगा A। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, A और R दोनों ही ट्रू है और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। R करेक्टली बता रहा है कि हाँ भाई फोर्स और टॉर्क दोनों लगता है, इसीलिए ट्रांसलेटरी रोटेटरी दोनों मोशन होते हैं। सो इस पार्ट का आंसर आपका जो 1 का आंसर हो जाएगा A आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज, हमेशा नॉर्मल होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। नॉर्मल भी होती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। ये बात, ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है। सो देखिए, ये हम दोनों बातें हमारे अंडरस्टैंडिंग से सही है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे अगर मैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही मैं ले लेता, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, एंगल में नहीं होगा। और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस वन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और क्या जानते हैं आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कि भाई इसमें जो आपका थ्रू आउट हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। और अगर किसी चार्ज को हमें इस सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कोई चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो इसमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 होता है, ये हम जानते हैं।
तो यहां बोल रहा है कि वो हमेशा नॉर्मल होता है। अब मान लो अगर नॉर्मल नहीं होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा? अगर नॉर्मल नहीं है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कर सकते हैं ना, अगर नॉर्मल नहीं है तो दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका नॉर्मल आ गया जिसको EY कह देते हैं मान लो, दूसरा कंपोनेंट EX आपका सरफेस के पैरेलल आ गया। अब ये EX क्या करेगा? ये EX आपका पैरेलल में एक फोर्स लगाएगा, अलोंग द सरफेस एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स के अगेंस्ट अगर आपको कोई चार्ज को मूव कराना है तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो उसका एक कंपोनेंट तो ऐसा होगा जो अलोंग द सरफेस होगा, और अलोंग द सरफेस अगर कंपोनेंट है आपका तो वो कंपोनेंट क्या करेगा? एक ऐसा फोर्स लगाएगा जिससे आपका उस फोर्स के अगेंस्ट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स के अगेंस्ट जाके आपको चार्ज को मूव कराना है, तो आपको तो वर्क परफॉर्म करना पड़ जाएगा। पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टी के हिसाब से तो वर्क डन जीरो होना चाहिए चार्ज को मूव करने में। इसका मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, और ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए तो सही है। और नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये क्या बोल रहा है आपका? द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये कह रहा है ये रीजन वाला स्टेटमेंट। तो यहां से ही हम वो चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए यहां कह रहा है डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन जो है आपका इसी चीज को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि भाई जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ है, दैट्स वाई द माइनस साइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल की तरफ है, हेंस द माइनस साइन। सो ये सही है। तो भैया आपका 2 का भी आंसर क्या निकल गया? ये भी ए हो गया। ए मतलब बोथ आर ट्रू, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी सही हो गया। अब आ जाते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है ए कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। कन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकता। अब ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा है कि आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। देखो उल्टा कह दिया, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज मतलब क्या है? कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल फॉर्म करता है। कैन नॉट फॉर्म रियल बोलने का मतलब है वर्चुअल बनाता है। तो आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे टकराएगा तो ये आपका डाइवर्ज कर देता है, अगर यहां से टकराया तो इधर ये आपका एंगल I इक्वल टू एंगल R कर देगा। सो अगर आप इसको बैक ऐसे ले जाएं तो यहां ऐसे ले जाएंगे तो यहां पर आपका ये इमेज बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज बन गया। आप देख सकते हैं इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है। तो आपका कन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है या रियल नहीं बनाता? सही बात, ये तो सही है। अब दूसरा आ जाता है, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। कन्वेक्स मिरर, जो आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर, ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज। तो चलो पैरेलल रेज गिराते हैं। ये आया एक पैरेलल रेज, ये आया एक पैरेलल रेज, क्या होगा? ऐसे चला जाएगा, ये तो ऐसे चला जाएगा। तो क्या ये कन्वर्ज हो रहे हैं? जी नहीं, ये तो डाइवर्ज हो रहा है। तो आपका जो एसर्शन है ये तो ट्रू हमको नजर आता है, पर ये जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है कि कन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज, ये तो हमें फॉल्स नजर आता है, ये तो गलत बात कह रहा है। तो हमारा चॉइस इजी हो जाता है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अब एक्सप्लेनेशन का सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आर गलत है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। ओके, सो आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका मतलब आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा जो थर्ड है, थर्ड में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, चलिए, सो यहां मैंने जो क्वेश्चंस लिए ये आपके बोर्ड के सैंपल पेपर से, कुछ मैंने अपने तरफ से भी लिए हैं। चलिए उनको देख लेते हैं।
ये इसको 4 मानते हैं। इफ कंप्लीट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डिप्ड इन ए लिक्विड फ्रॉम एयर देन फ्रिंज विथ डिक्रीजेस। अगर हम पूरा सेटअप जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है, S1 S2 आपका जो स्क्रीन एवरी जो सेटअप है आपका, वो पूरा हम किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड में डिप कर देते हैं तो फ्रिंज विथ डिक्रीज कर जाता है। अब समझाने के लिए, समझने के लिए यहां तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं कि जो लिक्विड है, इसका जो लिक्विड में डिप किया जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये मान लेते हैं। तो हमें पता है कि फ्रिंज विथ बीटा होता है लैम्डा डी बाई, दिस इज लैम्डा डी बाई डी, वेर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो वेवलेंथ आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हो उस लाइट का वेवलेंथ। कैपिटल डी क्या होता है, आपका जो स्लिट्स है S1 S2 और जो स्क्रीन है उसके बीच की दूरी है। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी आपका जो आपके ये देखिए आपका ये हो गया S1, ये हो गया S2 और ये आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है, दिस इज द स्क्रीन। तो ये दूरी आपको पता है, दिस इज कैपिटल डी, और ये दूरी आपको पता है, दिस इज स्मॉल डी। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर हम इसको किसी लिक्विड में डाल दें तो ये दूरियों पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता ना, किसी लिक्विड में डालें या मीडियम चेंज करने से तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो भाई आपका कैपिटल डी स्मॉल डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वेवलेंथ पे फर्क पड़ जाएगा। जो आपका नया वेवलेंथ होगा, जैसे ही आप इस पूरे सेटअप को, मान लो ये पूरा सेटअप है, इसको आपने किसी लिक्विड में डाल दिया ऐसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n है, तो जो नया वेवलेंथ होगा वो होगा पुराना बाई n, ये हो जाएगा आपका, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर ये वेवलेंथ ऐसा हो जाता है तो आपका नया बीटा क्या हो जाएगा, देखिए नया बीटा हो जाएगा, इसको मैं कहता हूं लैम्डा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो कैपिटल डी स्मॉल डी देखिए हमने सेम रखा है, चेंज नहीं किया, क्योंकि लिक्विड में डालने से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लैम्डा डैश अलग से कर दिया, तो लैम्डा डैश कितना हो गया, ये हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई एन डी, एंड दिस इज नथिंग बट बीटा बाई एन। तो क्या हो गया आपका बीटा डैश, क्या हो गया, लेस हो गया बीटा से, डिक्रीज कर गया, यहां पर डिक्रीज हो गया आपका। जो फ्रिंज विड्थ है देखिए, ये नया फ्रिंज विड्थ कब है, जब पानी में डाला या लिक्विड में डाला, ये लिक्विड जो लिखा है इस लिक्विड में डाला, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज किया कि नहीं किया, कितना टाइम्स किया वो भी आप यहां से देख लो। जितना भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि आपको पता है ये n ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि एयर का होता है 1 और बाकी सबका 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि लाइट सबसे ज्यादा आपका एयर में स्पीड है उसका, बाकी सभी मीडियम में उससे कम है स्पीड, तो एयर के लिए तो 1 होगा, बाकी सबका 1 से ज्यादा होगा आपका n, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी अदर मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम 1 से ज्यादा होगा। तो ये अगर 1 से बड़ा वैल्यू है तो जाहिर सी बात है बीटा डैश छोटा हो जाएगा। तो ये तो पहला सही स्टेटमेंट है भाई, ए ट्रू है आपका, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम एयर टू लिक्विड, यही तो हम पूरे एक्सप्लेनेशन में अभी बात कर रहे थे असर्शन का, कि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज कर जाता है, देखो ये लैम्डा डैश बिकम लैम्डा बाई एन, और आपको पता है n 1 से बड़ा है तो लैम्डा डैश तो छोटा हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं, क्योंकि इसी को लेके हमने ये बीटा डैश को निकाला है, इसी चीज को लेके हमने बीटा डैश को अभी निकाला कि भाई लैम्डा आपका घट जाता है, वेवलेंथ घट जाती है, तो आपका बीटा डैश या जो फ्रिंज विड्थ है वो भी घट जाता है। तो करेक्ट, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखिए आपको बार बार ना इसको रेफर करना पड़ेगा और हड़बड़ी में आपको आंसर नहीं लिखना, आप चेक करना है वापस जाके, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्या है, तो यहां पर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो आपका फिफ्थ है, यहां पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्या कहता है, when capacitive reactance is smaller than inductive reactance in LCR circuit, EMF leads the current। ये कह रहे हैं, फिफ्थ कह रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्शन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब XC
ओके, स्मॉलर लेस देन किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से अगर छोटा हो तो हमको क्या मिलता है, EMF लीड्स करंट। अब देखिए, अगर XL आपका बड़ा है तो यहां पर XL, L रिफर्स टू इंडक्टर, तो इंडक्टर जो है, जो इंडक्टर है वो आपका डोमिनेट करेगा ओवर दिस कैपेसिटर। इंडक्टर जो है अपनी प्रॉपर्टी डोमिनेट कर देगा ओवर द कैपेसिटर। और हमें पता है इन केस ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अगर आपके पास एकदम प्योर इंडक्टर सर्किट है, सिर्फ इंडक्टर है और AC सप्लाई है, तो आपको पता है कि उसके अंदर EMF लीड करता है या करंट लैग करता है, एक ही बात है। करंट को लैग करना समझना या EMF लीड करना एक ही बात है। तो आपको पता है कि भाई अगर इंडक्टर सर्किट है तो उसमें तो आपका यही होता है, EMF लीड्स द करंट। सो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, दिस बिकम ट्रू आपका। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट। अब आ जाते हैं रीजन पे। द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट। जो फेज एंगल है वो एंगल है बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, EMF आप ऐसे लिखते हो E0 sin ओमेगा t, जनरली आपका ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। और करंट आपका अगर हमने ऐसे लिख दिया I0 sin ओमेगा t, ओके, ओमेगा t प्लस फाई, तो ये जो फाई है आपका, दिस इज द फेज एंगल, ये आपका फेज एंगल है, ठीक है। यही आपका फेज एंगल या एक तरह से फेज डिफरेंस है, किसके बीच में, इस EMF और करंट के बीच में। सो फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो अगर मान लीजिए मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, इसमें अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, मैं सिंपल जस्ट बना रहा हूं, यहां बाकी चीजें नहीं लेके, तो अगर मैं इसको बनाता हूं, इसके लिए फेजर डायग्राम बनाता हूं, तो EMF कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा EMF मेरा, ये आपका हो गया, ये एंगल कितना होगा, ये कितना फेज, ओमेगा t, तो ये आपका ओमेगा t हो जाएगा। सो दिस इज फॉर E। अब मुझे चाहिए करंट के लिए, तो करंट क्या होगा, I0 sin ओमेगा t प्लस फाई, तो मुझे प्लस फाई करना है, तो यहां से यहां तक तो ओमेगा t है, इसमें और फाई जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, चलो इसको कर देते हैं आपका फाई, तो ये मेरा हो गया I मान लो। तो I कितना हो गया, देखो ओमेगा t यहां से यहां तक, ये पूरा फाई, तो ये पूरा एंगल I का हो गया, कितना हो गया ये एंगल, ओमेगा t प्लस फाई। तो क्या हमें EMF और करंट के बीच का एंगल दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये कितना है, फाई है आपका। सो फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट, सही बात है। फेज एंगल जो होता है इनके बीच का आपका फेज डिफरेंस या आपका जो ये एंगल है यही होता है दोनों के बीच का। अगर आप फेजर डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, तो EMF को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस वेक्टर, और करंट के लिए ये वेक्टर, दोनों के बीच में फाई का डिफरेंस है। सो आर भी आपका ट्रू है। सो देखिए, ए ट्रू है, आर भी अपने में सही बात कहता है, बात गलत नहीं कर रहा, पर कहीं से भी वो इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब असर्शन में आपने बात किया इंडक्टर का, कैपेसिटर का, और रीजन में आप बात कर रहे हैं फेज का, EMF, दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। भले दोनों का रिलेशन नहीं है, पर रीजन गलत थोड़ी स्टेटमेंट है। रीजन जो बात कर रहा है वो अपने में भी इंडिपेंडेंटली एक सही स्टेटमेंट है। सो हम कहेंगे कि भाई A इज ट्रू, R इज ट्रू, पर R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका B, आपका B हो जाएगा। सो B इज द करेक्ट आंसर फॉर 5। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही आ रही है। देखिए B आपका क्या कहता है, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही बात, दोनों सही हैं, पर वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। रीजन जो है वो करेक्ट असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो देखिए, यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कुछ बोर्ड के हैं, कुछ अलग से लिया है, जहां पर हम असर्शन और रीजन जो आपका है उसको हम देखते हैं। सो कई बार क्या होता है, दोनों भी स्टेटमेंट आपस में सही होते हैं इंडिपेंडेंटली, पर रीजन उसको कहीं एक्सप्लेन नहीं करता। कई बार होता है कि असर्शन और आर सही स्टेटमेंट है, आर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है,
और कई बार हमने ये भी देखा इसी एग्जांपल्स में कि आपका ए सही है, आर फॉल्स हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। ध्यान देंगे कि हमेशा आर उसका रीजन ही होगा ऐसी सोच नहीं रखनी है, उसको इंडिपेंडेंटली भी देखना है। उसको देखना है कि जो रीजन आपका है, जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है, वो अपने में होल्ड कर रहा है कि नहीं, खुद में होल्ड कर रहा है कि नहीं। जब वो खुद में होल्ड करना आप देख लीजिए कि हाँ भाई ये खुद में होल्ड कर रहा है, तब देखिए कि वो उसको असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट गो फॉर दैट, रीजन को इंडिपेंडेंटली देखिए, फिर देखिए हाँ वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। पहले से उसको मत ढूंढने लगिए, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो आज की वीडियो में हमने असर्शन रीजन को डिटेल में देखा, कुछ एग्जांपल भी देखे। होपफुली आपको इससे फायदा हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।